हेलो एवरीवन। आज है 4 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों के लिए कल जून महीने की करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च की गई जो कि बाइलिंगुअल है और इसमें आप लोगों को 200 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाते हैं। ये ई बुक आपको एप्लीकेशन से मिल सकती है। कल रजिस्ट्रेशन चल रहा था इसलिए आप इसे एक्सेस नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अब से ये एप्लीकेशन पर लाइव है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन यदि हम करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए ईओसीआई कार्ड प्रणाली की शुरुआत की। हमने देखा था कल ओसीआई के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म बनती है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय वित्त समिति भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करने के लिए कितनी राशि के बजट के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाली है? तो ये 1.25 लाख करोड़ रुपीस है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में बैंगलोर से चेन्नई और दिल्ली से वाराणसी के लिए 2 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के डिजाइन कंसल्टेंसी बोलियां आमंत्रित की हैं। जल शक्ति मंत्रालय के तहत हथनी कुंड बैराज जो हरियाणा में है, यहां से लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर जो यमुना जल है, इसे भूमिगत पाइपलाइन यानी कि अंडरलाइन पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान में आपूर्ति इसकी की जाएगी। 34.102 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। हाल ही में चर्चे में रहा प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, BRO। हाल ही में आयुष्मान सारथी योजना को किस योजना के आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट के रूप में लॉन्च किया गया? तो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लॉन्च किया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जिसके तहत पूछा जाए कितने लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाता है, तो इसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाता है। इसके अलावा मनरेगा किस तिथि से प्रभावित हो चुका है? मनरेगा तो पहले से ही चल रहा था, इसके स्थान पर जो वीजी रामजी स्कीम है 1 जुलाई से प्रभावित हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया है। बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट को डेवलपमेंट करने का जो काम है ये चाइना को मिला है। नई दिल्ली में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। भारत को यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 94 प्लेस पर रखा गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में जो चाइना है ये सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश रहा है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया गया विश्वनाथन आनंद को, और 71 नंबर का जो अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन अवार्ड है फ्लोरेंस राबियार को मिला। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है कौन से नंबर का जो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है इसमें हिस्सा लेने के लिए जापान के प्रधानमंत्री शाने ताकाइची ये जुलाई 2026 में भारत की यात्रा पर रही हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ये डेफिनेटली बताया था कि जापान की जो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं शाने ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत के दौरे पर रहेंगी। तो कल तक इनका दौरा था। भारत जापान के बीच 16वें नंबर का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन रहा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये पहुंची हुई थी, और जापान की प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनका ऑफिशियली तौर पर ये पहला भारत यात्रा थी। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करी हैं। इसी का जो 15वां एडिशन था, 15वें नंबर का भारत जापान शिखर सम्मेलन, ये जापान में हुआ था जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करने के लिए लास्ट ईयर टोक्यो गए थे अगस्त 2025 में। जापान की लोकेशन आप देख सकते हैं एशिया मैप में। इसके 4 प्रमुख द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, सिकोकू और हकाइडो, जिसमें इसकी जो कैपिटल आप देख पा रहे हैं ना टोक्यो, ये इसी होन्शु द्वीप पर है। करेंसी इसकी येन है, और जापान ने भारत से होने वाली जो आमों का इंपोर्ट है इसकी आयात पर अभी रिसेंटली बैन लगाया था। और जापान ने दुनिया का पहला उच्च संवेदनशीलता वाला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर डेवलप किया। दुनिया की जो पहली विशेष रूप से कार्गो यानी कि माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड बुलेट ट्रेन सेवा इसने शुरू करी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जापानीज स्पेस एजेंसी जेक्सा, इन दोनों का ही संयुक्त चंद्र मिशन का नाम ल्यूपेक्स है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट इसी ने लॉन्च किया जिसका नाम लिग्नोसेट प्रोब है। हालांकि भारत जापान के बीच एक्सरसाइज जो होती है इसमें धर्म गार्जन, वीर गार्जन, शिन्यू मैत्री और जिमेक्स आप रिलेट कर सकते हैं।
अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान की प्राइम मिनिस्टर शानी ताकाइची ने किस राज्य में मारुति सुजुकी इंडिया के अत्याधुनिक वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो वर्चुअली इसका उद्घाटन ये किया गया है रिसेंटली हरियाणा में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हरियाणा के आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी इंडिया के अत्याधुनिक वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच के दौरान राष्ट्र को समर्पित किया गया ये जो प्लांट है ये करीब 800 एकड़ में डेवलप किया गया है। मारुति सुजुकी इंडिया इस प्रोजेक्ट में कुल 35,000 यानी कि 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। फिलहाल ये जो प्लांट है ये हर साल यानी कि प्रति वर्ष 5 लाख वाहनों के उत्पादन की कैपेसिटी रखता है। इसके साथ इसमें काम शुरू हो चुका है। कहां पर? तो हरियाणा में। यहाँ पर जो कंपनी है देखिए मारुति सुजुकी जो मूल रूप से जापानीज कंपनी है और ये जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी है। हालांकि इसका जो मुख्य रूप से संचालन है और उत्पादन है ये भारत में ही होता है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। साथ ही ये भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। इसे 1981 में भारत सरकार और जापान की सुजुकी के बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर शाने ताकाइची ने दिल्ली में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें रक्षा के क्षेत्र में जो दोनों ही देश हैं भारत जापान ये किस सैन्य हार्डवेयर को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोनों ही कंट्री के द्वारा संयुक्त रूप से नेवल रेडियो एंटीना यानी कि नौसैनिक रेडियो एंटीना ये डेवलप किया जाएगा। इसके लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना आपका भारत प्रशांत क्षेत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र भी कह सकते हैं। यहाँ पर समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के पर्पज से दोनों देशों के बीच पहला रक्षा प्रौद्योगिकी सह विकास समझौता है जिसमें कि दोनों ही देश साथ में मिलकर के काम करेंगे। अब ये जो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है नौसैनिक रेडियो एंटीना यानी कि नेवल रेडियो एंटीना ये जो वॉरशिप्स होती है ना जिसे आप युद्धपोत भी कहते हैं इस वॉरशिप्स पर लगा हुआ एक हाईटेक संचार उपकरण होता है और ये जहाजों को राडार से छिपाने यानी कि स्टेल्थ और सुरक्षित संचार जिसे आप सिक्योर कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं ये करने में हेल्प करता है। सवाल चौथा है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ इन्होंने सहारनपुर से एक तकनीकी संचालित भूमि सर्वेक्षण और सीमांकन अभियान शुरू किया है। पूछा जा रहा है इस अभियान का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा डिजी रोवर लैंड सर्वे कैंपेन। डिजी रोवर लैंड सर्वे अभियान इस कैंपेन का नाम हो जाएगा जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है 15 अगस्त 2026 तक यानी कि इस साल का जो इंडिपेंडेंस डे है इस तक 79,000 से अधिक लंबित यानी कि पेंडिंग जो भूमि सीमांकन मामले हैं इन्हें ट्रांसपेरेंसी रूप से हासिल करना। बात की जाए यदि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधवा पीलीभीत अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राजकीय पशु बारहसिंगा पक्षी सारस है। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती है 80 जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 31 है। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली गंगा परियोजना की शुरुआत करी है। गंगा की फुल फॉर्म बनती है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है सुरहा ताल जिसे आप जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। ये भारत का 100 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया है। यहाँ सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना कंपलसरी किया गया। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ इसे यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनेगा। शशि प्रकाश गोयल यूपी के सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक स्कॉलरशिप स्कीम की भी शुरुआत करी और भारत का जो पहला फ्लोटिंग घाट है जो कि अयोध्या में बनने जा रहा है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक अद्वितीय जंगली धान की अनुवांशिकी संसाधन की रक्षा के लिए बोरजुली साइट को ऑफिशियली तौर पर जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो बोरजुली साइट है ये भारत के किस राज्य में है? असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम के सोनितपुर जिले में स्थित ये जो क्षेत्र है
इस क्षेत्र को ओराइजा रुफिपोगन नामक दुर्लभ और अद्वितीय जंगली धान की प्रजाति के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट अधिसूचित किया गया है। बात की जाए यदि असम की, तो राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री यहाँ के फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा बने हैं। करंट से रिलेट करेंगे तो बिहू पेपा जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला, असम का वाद्य यंत्र है। जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लिची की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप दुबई और सिंगापुर को निर्यात की गई। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला ये तीसरा राज्य है। असम के जीआई टैग प्राप्त जोहा चावल का पहली बार एक्सपोर्ट यूके और इटली को किया गया। असम में भूमिहीन परिवारों के लिए वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की गई। असम के मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। इस साल फरवरी के महीने में हुआ जो पहला वैज्ञानिक सर्वे, इसके अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व में 57 फिशिंग कैट दर्ज की गई। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला ये पहला राज्य है। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नया आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई गई। इसके अलावा पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग फैसिलिटी जो है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, ये शुरू की गई है असम के मोरान में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर, कहां पर, ब्रह्मपुत्र पर जो भास्कर वर्मा सेतु रहा है, इसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत की गई। भारतीय सेना ने एचएएल के साथ मिलकर के असम की मिसामारी में हेलीकॉप्टर रख रखाव मरम्मत ओवरऑल हब की आधारशिला रखी है। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया गया। छठवां सवाल है, किस देश की एरोस्पेस लॉजिस्टिक्स कंपनी जिसका नाम है फ्लाइंग व्हेल, ये भारत में अपना विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करेगी? तो ये आप रिलेट कर सकते हैं फ्रांस से। ये फ्रांस की एरोस्पेस लॉजिस्टिक कंपनी है। गौरतलब है कि फ्लाइंग व्हेल्स और भारत की जो बीएलपी ग्रुप है, इसने इस साल अप्रैल के महीने में रणनीतिक साझेदारी के पहले चरण की घोषणा करी थी। इसका उद्देश्य है भारत में भारी माल ढुलाई करने वाले एयरशिप के निर्माण के लिए मजबूत विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करना। फ्रांस की कंपनी है। यूरोप महाद्वीप का देश फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। यहां भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर भी थे, मैंने बताया था, क्योंकि फ्रांस ने इस साल G7 समिट है जो कि ये होस्ट करी थी। हालांकि G7 का मेंबर भारत नहीं है, लेकिन भारत को एज अ गेस्ट बुलाया गया था। पेरिस सीन नदी के किनारे है और इसी पेरिस में आप यूनेस्को का हेडक्वार्टर पढ़ते हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच बोली जाती है। कुछ फैक्ट यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत और फ्रांस के बीच अभी हाल ही में, मतलब दोनों ने मिलकर के भारत इनोवेट्स 2026 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। फ्रांस की लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत जावेद अशरफ बने। भारत और फ्रांस की नेवी के बीच अभी हाल ही में वरुणा अभ्यास का आयोजन किया गया था। सवाल नंबर 7वां है, भारत के यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला 10वां देश कौन बना है? तो ये बन गया है ग्रीस, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। ग्रीस भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला 10वां देश बना। इस सेवा की शुरुआत एथेंस में यूरो बैंक और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के बीच साझेदारी के तहत की गई है। भारत के यूपीआई को स्वीकारने वाले अन्य देश सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, रिसेंटली कंबोडिया ने भी अपनाया। मतलब यहाँ यदि इन कंट्रीज पर जाते हैं, कैश नहीं कैरी किए ज्यादा, तो यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर पाएंगे। ग्रीस आप देख पा रहे हैं, ये मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करता हुआ देश है। कैपिटल एथेंस है। लैंग्वेज यहाँ पर ग्रीक, करेंसी यूरो हो जाएगी। यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने जीता है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। कैलिफोर्निया अमेरिका में खेले गए पुरुष एकल के फाइनल में इन्हें चाइना ताइपे के जो सू ली यांग है, इनके खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और ये उपविजेता रहे, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है चाइना के सू ली यांग ने। किस देश को यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
तो आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2026 से शुरू होने वाले 6 महीने के लिए आयरलैंड को यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालांकि रोटेटिंग फॉर्मेट में यह अध्यक्षता ग्रहण की जाती है हर 6 महीने में सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। आयरलैंड के बाद अब 6 महीने बाद यानी कि 1 जनवरी 2027 से लिथुआनिया इसकी अध्यक्षता करेगा। यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं आयरलैंड के बारे में। तो आयरलैंड जो कि उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीपीय देश है, इसे एमराल्ड आइल भी कहा जाता है। कैपिटल डबलिन, करेंसी यूरो है। सवाल 10वां है, किस स्थान पर 29वें नंबर का राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया? रिसेंटली इसका आयोजन राजस्थान की कैपिटल जयपुर में किया गया, राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र में 1 से 2 जुलाई तक आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। जयपुर जिसे आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में किस साल शामिल किया गया था। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, जिसे मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। वैसे भारत का सिटी ऑफ लेक आप उदयपुर को भी जानते हैं। पटना ये है बिहार की कैपिटल, जहां लास्ट ईयर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। पटना इसमें मतलब बिहार इसमें 15वें स्थान पर था। दिल्ली में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का ये जो BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप है, दिल्ली में आयोजित की जानी है। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मलेशिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा वरिष्ठ राजनयिक सोमनाथ घोष को मलेशिया में अगला भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जो कि 1997 बैच के IFS ऑफिसर हैं। इसके पहले ये शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत थे। और ओमान में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो प्रशांत पीसे हैं, ये ओमान में भारत के राजदूत बने हैं, जो कि 1995 बैच के IFS ऑफिसर हैं, और यह गोदावरी वेंकट श्रीनिवास को रिप्लेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने देखा भारत के उच्चायुक्त, और क्वेश्चन 12 में हमने देखा भारत के राजदूत। दोनों में क्या अंतर है? मैंने बताया था जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है, यहाँ पर उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन की नियुक्ति की जाती है। नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अम्बेसडर यानी कि राजदूतों की नियुक्ति होती है। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज यानी कि ऐसी कंट्री जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो। सवाल 13वां है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए कौन बने हैं? तो आर मुकुंदन राइट आंसर हो जाएगा। ये टाटा केमिकल्स के CEO और MD है। इन्होंने राजीव मेमानी को रिप्लेस किया है। CII इसकी स्थापना 1895 में की गई थी, तब इसे 5 इंजीनियरिंग फर्म्स के रूप में स्थापित किया गया था, और 1992 में इसका नाम बदल करके CII किया गया। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात की जाए तो CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, नाम रवि अग्रवाल है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं उपेंद्र P राजीव। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय, DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, CBI के निदेशक प्रवीण सूद, CDS NS राजा सुब्रमणी, नौसेना प्रमुख है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, CBFC के अध्यक्ष हैं शशि शेखर वेम्पति, HAL के चेयरमैन है रवि के, और DMIL के पहले CEO संजय जमुआर, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के CEO निधि छिब्बर, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, DGCA के चीफ है वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य वेंकट रमना मूर्ति, सतर्कता आयुक्त है प्रवीण वशिष्ठ, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर है अर्चना व्यास, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ है, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल, और CBIC के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी हैं। सवाल 14 है, हाल ही में भारत ने किस देश से 13 नागरिकों को तत्काल कॉन्सुलर एक्सेस देने की मांग करी है? तो ये मांग की गई है भारत के द्वारा पड़ोसी पाकिस्तान से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गलती से हमने बांग्लादेश टिक किया है। तो भारत ने पाकिस्तान से 13 नागरिकों को तत्काल कॉन्सुलर एक्सेस देने की मांग करी है। भारत पाकिस्तान ने 2008 के समझौते के तहत अपनी अपनी जेलों में बंद कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया है। भारत ने पाकिस्तान की हिरासत में बंद 13 भारतीय नागरिकों को तत्काल राजनयिक पहुंच देने और अपनी सजा पूरी कर चुके 188 भारतीयों को शीघ्र रिहाई की मांग करी है। भारत पाकिस्तान के बीच जो कॉन्सुलर एक्सेस एक राजनयिक व्यवस्था है, जिसके तहत यदि
किसी एक देश का नागरिक दूसरे देश की जेल में बंद है, यानी कि भारत का नागरिक यदि पाकिस्तान की जेल में बंद है या पाकिस्तान का नागरिक भारत की जेल में बंद है, तो इसे अपने देश के राजनयिकों या दूतावास के अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी जाती है। और ये अंतरराष्ट्रीय नियम जो 1963 का वियना कन्वेंशन रहा, इस पर आधारित है। दोनों देशों के बीच हुआ एक द्विपक्षीय समझौता है 2008 के तहत भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को अपनी अपनी जेलों में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। सेम यही फैक्ट इंग्लिश में मैंने मेंशन कर दिया है। अब सवाल ये बनता है कि भारत के जो नागरिक हैं ये पाकिस्तान के जेल में कैसे पहुंच गए और पाकिस्तान के जो नागरिक हैं ये भारत की जेल में कैसे बंद हो गए और क्यों ये सूचियों का आदान प्रदान किया जाता है, ये हम समझते हैं। एकदम बेसिक से बताऊंगी। देखिए, जैसे ये इंडिया का मैप है, सेम ये क्वेश्चन मैंने आपको जनवरी के महीने में पढ़ाया था, अब फिर से रिपीट कर रही हूँ। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है इधर और इधर चाइना है, तो भारत पाकिस्तान से रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से सेपरेट होगा और इधर चाइना से मैकमोहन लाइन के माध्यम से सेपरेट होगा। ठीक है, ये तो स्थलीय सीमा हो गई और दुनिया की मोस्टली कंट्रीज जो है स्थलीय सीमा के माध्यम से ही अपने बॉर्डर सेट करती हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो भारत जो है इधर समुद्री सीमा भी लगती है भारत की, यहाँ अरेबियन सी है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल है ना। तो अरेबियन सी में कुछ आइलैंड भी है भारत के, जैसे कि यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है ना। यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार वाला एरिया है। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि किस देश की समुद्री सीमा कितनी होगी, इस बात का निर्धारण कैसे किया जाता है कि इतनी होगी या इतनी होगी। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया अंडमान निकोबार है, इस पर दावा तो ये भारत का पड़ोसी नेपाल भी कर सकता है, इधर म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड ये सभी कह सकते हैं कि भाई ये इंडियन ओशन का पार्ट है, ये हमारा हुआ। कोई तो पैरामीटर होता होगा जिसके माध्यम से ये निर्धारित किया जाता होगा कि भाई इस देश की समुद्री सीमा इतनी ही है, तो वो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो लाइन देख पा रहे हैं आप, बेस लाइन है। बेस लाइन जिसे आप टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक समुद्री सीमा भी कह सकते हैं। तो आधार रेखा से, मतलब ये जो आपकी बेस लाइन है, बेस लाइन से लगभग 12 समुद्री मील, यानी कि किलोमीटर में यदि मैं कहूं तो लगभग 22 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी के अंतर्गत आएगा और इस क्षेत्र पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। फिर यहां पर जो दूसरी लाइन होती है आपकी कॉन्टिजियस जोन होता है, संलग्न क्षेत्र जिसे आप कह सकते हैं। तो यहां पर 24 समुद्री मील का जो क्षेत्र है ये इसमें कवर होगा और यहां भारत को अपने कस्टम्स और जो इमिग्रेशन है और स्वच्छता से जुड़े कानूनों को लागू करने का अधिकार मिलता है। तो यहाँ पर 22 किलोमीटर, ये 12 नॉटिकल मील हो गया आपका, 12 समुद्री मील, ये 24 समुद्री मील। फिर इसके बाद ये वाली जो लाइन बाहर वाली आप देख पा रहे हैं ये आपका है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इंग्लिश में यदि आप कहें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये कितना दायरा कवर करता है, तो ये जो बेस लाइन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, इस बेस लाइन से 200 समुद्री मील, लगभग यदि आप देखें तो 370 किलोमीटर तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें भारत को नए द्वीपों के निर्माण करने का अधिकार, जो आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिसकी मछली, तेल, गैस और अन्य खनिज के दोहन, साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान का भी विशेष अधिकार होता है। किसमें? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। लेकिन कुछ मछुआरे जो होते हैं इन सभी रेखाओं को, इन सभी सीमाओं को पार करते हुए भी इसके बाहर यदि निकल जाते हैं, जैसे कि अपनी बॉर्डर पार करते हुए निकल गए तो ये पाकिस्तान का एरिया लग गया। सेम वैसे ही पाकिस्तान के कई मछुआरे मान लीजिए अपनी बॉर्डर को या अपनी सीमा को लांग करके भारत के एरिया में आ गए तो इन्हें पकड़ लिया जाता है। इलीगल तो हुआ ना, तो उसी के तहत भाई कि कितने नागरिक किस देश के पास हैं, कितने मछुआरे हैं, इसके लिए साल में 2 बार, कितने बार? साल में 2 बार इस लिस्ट का आदान प्रदान किया जाता है। और भारत पाकिस्तान के बीच 2008 का ये जो कॉन्सुलर एक्सेस समझौता था, इसी के माध्यम से ये लिस्ट का आदान प्रदान किया जाता है 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। उद्देश्य क्या है? कैदियों और मछुआरों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करना, खासकर उन मछुआरों के लिए जो अनजाने में समुद्री सीमाएं पार कर जाते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? आंसर तुषार मेहता था। आज का सवाल है छतरिया धान किस राज्य का पारंपरिक फसल है जिसे जीआई टैग मिला? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।